All right. Good evening, friends. So, welcome you all to fifth lecture of economy. So, today's agenda is to quick revise or discuss sectors of economy, specifically manufacturing, services, LPG reforms, industrial policy, and ease of doing business and all these things, है ना? And it's around 60 to 70 pages. लेकिन हम लोग उसको वर्बैटिम नहीं पढ़ेंगे जैसे हम हमेशा बहुत बार करते हैं. तो टुडे व्हाट वी विल डू इज कि वी विल क्विकली आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर. वी आर एज्यूमिंग कि सब लोग पढ़ के आए हैं, तो ये जो टॉपिक है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आपको मन में आ रहा है, आई मीन डाउट्स नहीं बट क्विक रिवीजन के लिए जो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वैसे आप लोग बना के या फिर नोट्स खोल के आप देख के पूछ लीजिए. क्या प्रीलिम वर्दी फैक्ट है जो पूछे जा सकते हैं, जो पता होने चाहिए सबको. कुछ भी ऐसा हो तो पूछ लो आप. फ्लोर इज ओपन फॉर एवरीवन नाउ. प्लीज कंट्रीब्यूट. ठीक है, कोई सर्कुलर इकोनॉमी एक्सप्लेन कर दो. रिसाइकलिंग करना बेसिकली, मतलब जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उसका यूज करके आगे कुछ प्रोडक्ट बनता है, उसको डिस्कार्ड करे बिना उसका यूज करते रहना है. उसमें रिसाइकलिंग के इसका साथ ऑपोजिट होता है. यस सर, प्लीज कैरी ऑन. बोलो बोलो पुतिन. हाँ, मैं बता रहा था सर्कुलर आई एम इकोनॉमी थिंक इट इज ऑपोजिट टू लीनियर इकोनॉमी. यस सर, इट इज अपोजिट टू लीनियर इकोनॉमी. और सिर्फ रिसाइकल ही नहीं, उसमें एक्सटेंडेड यूज भी बताया जाता है कि मतलब जैसे अभी ईयू ने भी एक रूल बनाया था कि ज्यादा दिन तक चलने चाहिए, 10 साल तक प्रोडक्ट्स चलने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. तो उसमें मिनिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मतलब सबसे ज्यादा तो मिनिमाइजेशन हो, उसके बाद फिर दूसरा वो एक्सटेंडेड टाइम तक चले, उसके फिर उसकी सारी वैल्यू यूटिलाइज करने के बाद उसको रिसाइकल किया जाए. रिसाइकल प्रोडक्ट को भी उसी टाइप से, मतलब जिस टाइप से सर्कुलर इकोनॉमी में चलता है प्रोसेस, वैसे ही चलाना है. तो वो एक आर नहीं, उसमें रीयूज, रेड्यूज, रिसाइकल, ये तीनों आर्ट्स के, मतलब चारों आर्ट्स के साथ मिलकर एक सर्कुलर इकोनॉमी जैसा बनता है हर प्रोडक्ट के लिए. तो उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोला जाता है. राइट. इसके 5 वैसे हैं, आप 5 तरीके से कर सकते हैं: रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन, और वो शेयरिंग वाला जैसे एयरबीएनबी का एग्जांपल दिया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दिया है कि किसी प्रोडक्ट को आप एज अ सर्विस को कर दो. एक मतलब वर्ड है, उसमें लिखा है जेट, जीन्स टू जेट. इसका मतलब क्या ये इम्प्लाई करता है? मैम ऐसा है कि जैसे कोई भी सेमी स्किल्ड नेशन है, तो सेमी स्किल्ड नेशन तो जीन्स, मतलब जीन्स क्या है, सेमी स्किल्ड लेबर्स भी बना सकते हैं, लेकिन जेट जेट बनाने के लिए आपको हाई स्किल्ड लेबर चाहिए. तो जीन्स टू जेट मतलब एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, जहाँ पर एक कंट्री से, सपोजिवली चाइना चाइना पहले जो प्रोडक्ट्स बनाता था वो प्रोडक्ट सेमी स्किल्ड लेबर जैसे कर रहे हैं. उसके बाद फिर चाइना असेंबली में आया. अब असेंबली सिस्टम जो है वो जैसे फॉक्सकॉन बैंगलोर में खुल दिया, तो अब वो इंडिया में आ रहा है. उसके बाद फिर अब चाइना किस पे फोकस कर रहा है, हाईटेक इक्विपमेंट पे. तो जीन्स टू जेट मतलब जैसे जैसे स्किल्स बढ़ रही हैं, उसके स्किल्स के बढ़ने के साथ साथ उन लोगों का जो टेक्नोलॉजिकल आउटपुट है वो अलग हो रहा है. तो वो सेक्टर्स में बताता है कि पहले जीन्स सेमी स्किल्ड लेबर्स बनाते थे, उसके फिर हाई स्किल्ड लेबर्स, 5G में 6G में आगे बढ़ गया चाइना. आई गेस वो उसको बताता है जीन्स टू जेट. राइट. अच्छा, एक समर्थ उद्योग भारत स्कीम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज. अच्छा, ये स्कीम का पर्पस क्या है? इंडियन मतलब हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ये सब ढूंढना है बेसिकली. और उसका लिमिट शायद 25 तक ही है, ऐसा कुछ. हाँ हाँ, 25 की है. मैम एक क्वेश्चन मैं भी पूछूं? हाँ हाँ, देखिए पूछिए. क्वेश्चन जो है वो मतलब वो काफी पुराना है. जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का सीलियंस बताना है और कौन सी मिनिस्ट्री ड्राफ्ट की है इसको. मैं बताऊंगा कि मैंने इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछा. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया है और उसकी मतलब कौन क्या मिनिस्ट्री नोडल है इसके लिए? ये सर ऑब्जेक्टिव्स भी है, मतलब कितनी जीडीपी का शेयर होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ. हाँ, इसमें जीडीपी का शेयर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 25% तक बढ़ाना है. और बाय इसमें एक और मतलब चीज है. जीडीपी कंट्रीब्यूशन. बाय हाँ जी. 2022 हाँ 25% करना है एंड 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं. जी, वही मैं बोला था, 25% जो करना है वो 2022 में ही करना है. इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है ये कनेक्ट करके पूछ दे कि अभी 2022 हो रहा है और ये इतना लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव है कि इसमें 100 मिलियन जॉब्स बनानी थी. तो कभी कभी यूपीएससी पूछ भी देता है ना पीछे जाकर पुराने करंट अफेयर्स. तो मुझे लगा ये ध्यान में रखने वाली चीज आ जाएगी कि बड़ा लॉफ्टी ऑब्जेक्ट है, 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे.
मुझे लग रहा है न्यूज में भी था ना किसी कारण से, आई थिंक इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे थे कि अभी अपडेट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे दिमाग में था, कहीं न्यूज में पढ़ा हुआ है, इसलिए पूछा। ठीक है। एक्चुअली इसमें इकोनॉमिक्स के डॉक्यूमेंट में भी दिया गया है कि हम लोग इंडिया कैसे मूव, यूजुअली लोग ऐसे मूव करते हैं ना कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग फिर टर्शरी सर्विसेज सेक्टर, लेकिन इंडिया का मूवमेंट हुआ था एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेज इंडस्ट्री में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का उतना रोल नहीं था, तो एक उस हिसाब से भी मैन्युफैक्चरिंग के रोल को बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ है। मेक इन इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? नहीं पता मिनिस्ट्री है। ऑफ कॉमर्स। हाँ भाई, हाँ कॉमर्स मैम, में। कॉमर्स मिनिस्टर। यार वैसे यूपीएससी मिनिस्ट्रीज पूछ रहा है क्या आजकल? बट ठीक है, पता रफ आइडिया होना चाहिए फिर आंसर्स, या कोरिलेट करने में हाँ, इजी रहता है। अभी उसका पूछा था ना किसी में, इस बार ही पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसका आंसर था कौन सा था वो, एक पूछा था मिनिस्ट्री का एनवायरमेंट, इस बार। फॉरेस्ट वाला था ना कुछ तो। कुछ था, फॉरेस्ट। मतलब मिनिस्ट्री का पूछा था, कुछ हाँ। मिनिस्ट्री, चार ठीक है। मिनिस्ट्री के नाम दिए थे उसमें बताऊंगा। हाँ। कोई बता दो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन की एज क्या है? यार डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो यूथ है, लाइक मतलब अ, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है बेसिकली, वो जो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ कि इसमें मेनली ये फोकस रहता है कि जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, आप उसको कितना यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 15 से लेकर 64 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं वो उसमें आते हैं। ओके, सो आई हैव वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमएसएमई का डेफिनेशन तो चेंज हुआ था अभी रिसेंटली, स्टार्टअप्स का भी डेफिनेशन चेंज हुआ है। तो अब स्टार्टअप मतलब मतलब ये कॉमर्स मिनिस्ट्री स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करती है? 2019 में ही चेंज हुआ है। हाँ हाँ, टर्नओवर आई गेस 1000 करोड़ 100 करोड़ है और 10 साल से कम का है, और एक और क्राइटेरिया है ना। हाँ मैम, एक और क्राइटेरिया, लेकिन वो तो पहले से ही था, मतलब मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स। वो तो ऑब्वियस ही बात है, देखेंगे ही कि यही होना चाहिए। तो बस ये दो इंपॉर्टेंट थे यही, कि 10 ईयर्स, पहले 7 ईयर्स था। और एक कैची फैक्ट ये है कि पहले बायोटेक कंपनीज का ऑलरेडी 10 ईयर्स था। न्यू डेफिनेशन में सबका 10 ईयर्स कर दिया, ताकि ज्यादा स्टार्टअप्स को फायदा मिल सके गवर्नमेंट स्कीम्स का। आई गेस यही नोबेल गोल है, और टर्नओवर को भी बढ़ाने का यही इंटेंशन था। ये कोई स्टैंड, जैसे स्टार्टअप इंडिया है वैसे एक स्टैंड अप इंडिया है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? स्टैंड अप आई इंडिया थिंक मेरे ख्याल से वो एंटरप्रेन्योर, एसटी एसटी और वुमेन के लिए है ये चीजें। करेक्ट। करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, टू इनिशिएट बिजनेसेस इन एस सी एस टी वुमेन। स्टैंड अप का मेनली फोकस वल्नरेबल ग्रुप्स पे है, और ये स्टार्टअप का ये जो कॉर्पोरेट्स है स्टार्ट उन पे है, कंपनीज पे। ठीक है, ये जो फेम है, एक ऑटोमोबाइल फेम इनिशिएटिव है, उसका जो सेकंड फेज है वो कब तक कंप्लीट होना है, टारगेट? 25 या 30, पता नहीं। 2022। सेकंड फेज 2022 तक है ऐसा? हाँ, सेकंड फेज। ओके, थैंक यू। एक ट्रू फॉल्स बताना, बस सही है कि नहीं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर गारमेंट्स। मैं बताओ क्या, ये फेम का जो भी आप मैम ने पूछा ना, वो 2024 तक एक्सटेंड हो गया है। ओके। एमिएबल अपने ट्रू और फॉल्स बोला है, बताया, वो आंसर बताओ ना। उसका आंसर ट्रू है, हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फुटवेयर में। ओके, ठीक। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी सेकंड लार्जेस्ट है, याद रखना, ऑप्शन में आ सकता है। कंजम्पशन में हाईएस्ट है शायद मोबाइल में। जो नई पॉलिसी आई है हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये किसको रिप्लेस करके आई है और इसका क्या मॉडल है? ये नेल्प को रिप्लेस करके आई है, और इसका मॉडल ये है कि जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है ऑफशोर में, तो काफी ज्यादा लिबरलाइज कर दिया गया। एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स करना, मतलब
जो सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ा देना गवर्नमेंट का, मतलब ये थोड़ा पुराना है आई गेस। नेल्प तो और पुराना था और हेल्प भी पुराना ही है। हाँ 2016 का है। अच्छा, इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है और नेल्प में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। तो हमें ये मॉडल बताना चाहिए कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। मैम जो पहले वाला था उसमें ऐसा था कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी शेयर करेगी, और वहां पर उस टाइम ऐसा होता था कि कंपनीज सीए के साथ बैठकर ऐसी साठगांठ करते थे कि प्रॉफिट ही जीरो दिखा देते थे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होता था। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है हेल्प में, जो अभी पॉलिसी 2016 में, कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, यू हैव टू गिव द शेयर ऑफ रेवेन्यू, नॉट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। एग्जैक्टली मतलब वहां पे आपका कितना खर्चा हो उससे हमें मतलब नहीं है, आपने जितना बेचा है बस उसका आप शेयर दे दीजिए। पहले क्या होता था कि ये लोग अपना खर्चा बढ़ा के दिखा के कि इतना कम प्रॉफिट दिखा देते थे और गवर्नमेंट को बहुत कम रेवेन्यू देते थे, इसीलिए अब ये टोटल टर्नओवर पे ही शेयर मांग ले रहे हैं। ओके, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स एक चीज होती है, पेटेंट्स आईपीआर रिजीम के अंदर। तो इंडिया में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउड है या नहीं, एंड इफ नहीं तो फिर कौन से लॉ के अंदर या किस के अंदर, मतलब किस सेलियंस के अंदर अलाउड नहीं है, और अगर नहीं है तो सिग्निफिकेंस भी बताइएगा कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स होता क्या है। तो ये कई बार यूपीएससी इकोनॉमिक्स में ऐसा ही करती है, एक टर्म दे देगी फिर पूछेगी ये क्या है, तो प्लीज ये भी बताइएगा। इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है, और उसका इंटेंशन ऐसा कुछ है, मतलब जो बड़े कॉरपोरेशन होते हैं हम लोग माइनर चेंजेस कर लेते हैं प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल मेडिसिन वगैरह में, और फिर वो मतलब वो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे क्रोसिन आई थी, फिर क्रोसिन एडवांस आ गई थी थोड़ा सा चेंज करके, तो वो उसके लिए नहीं अलाउ करते हैं। यस, यू आर और कोई वेरी राइट। पार्ट हाँ। और हो ये गया ना अलाउड नहीं सारा है। पार्ट एड्रेस। यूनिकॉर्न क्लब का कुछ डेफिनेशन या सब कुछ बताओ क्या। ये मेनली ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका $1 बिलियन से ज्यादा है वो कैपिटल। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हाल फिलहाल में आई, नेशनल स्टार्टअप डे। अब भी अभी कुछ टाइम पहले हुआ है। तो नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को है, मतलब क्लीशे है बट आजकल यूपीएससी डेट शीट भी पूछ रही है, इसीलिए कौन सी तारीख को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे? 16th 16 आगे भाई। जनवरी। हाँ, 16 जनवरी। ओके। अभी एक न्यूज़ में था यूटिलिटी ये। पेटेंट्स होता है, वो क्या है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये जो यूटिलिटी पेटेंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे अगर आप चेंजेस करते हो तो ये उसको भी रिकग्नाइज करते हैं। और इसमें इश्यू है कि हमारा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री इसीलिए इसके फेवर में नहीं रहता है, बिकॉज इसी की वजह से फिर एवरग्रीनिंग भी होने लगती है फिर। ओके, एक क्वेश्चन पहले से यूपीएससी पूछ चुकी है, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन शेयर करता है? तो वीपो। तो इंडिया के अंदर भी एक होता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग। यस मैम, यू राइट। ओके, ठीक है। एक मैं पूछ लेती हूँ, ये जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, किसी को उसका ईयर पता है एक्ट का? 1999। 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें फॉरेन प्रोडक्ट्स को भी मिलता है जीआई टैग? नो मैम। नहीं, रीजनल प्रोडक्ट्स को सिर्फ। एक बार चेक कर लीजिएगा। 12 फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, जैसे स्कॉच या स्कॉच विस्की, फ्रेंच शैंपेन, इटालियन चीज, तो 12 फॉरेन प्रोडक्ट्स को भी मिला हुआ है। पेटेंट वाला जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? हाँ ठीक है, इसका एक रूल याद कर लीजिएगा, जो भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती है। कि कोई डिफरेंस बता सकता है कि दोनों में पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है, किस चीज के लिए होता है? मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पेटेंट किसी भी हार्डवेयर चीज का ही करा सकते हो आप। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कोड लिखोगे तो उसका कॉपीराइट होगा।
पेटेंट एक हार्डवेयर चीज होगी जिसका प्रोसेस होगा, उसको आप पेटेंट करा सकते हो। और ट्रेडमार्क, अगर आपने अपना टेक्स्ट बनाया, जैसे आपका एमिएबल नाम है, आपने थोड़ा सा टेक्स्ट का जो वो है फॉन्ट चेंज कराया, तो आप उसका भी ट्रेडमार्क ले सकते हैं। तो ट्रेडमार्क टेक्स्ट का ले सकते हो, आप लोगो का ले सकते हो। और जो पेटेंट है, मैंने बताया कि कोई ना कोई हार्डवेयर चीज अधिकतर देखी जाती है, हार्डवेयर चीज का लिया जाता है। और ऐसे लॉज भी हैं जो इंडिया में प्रोसेसेस का पेटेंट होने से रोकते हैं, जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी में अगर आप कुछ एडिटिंग कर दे रहे हो तो उसका आप पेटेंट नहीं करा सकते हो। एग्जैक्टली। इंडिया में कितने ड्यूरेशन के लिए पेटेंट मिलता है? मैम बस एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। वो आप जो फॉरेन प्रोडक्ट्स वाला बोल रहे थे, वो पीडीएफ का पेज बता सकते हैं क्या? मेरे पास वो पीडीएफ अभी आया है, मुझे अपडेट करना है अपने पुराने अच्छा, ओके। नहीं, वो मैंने पीडीएफ में नहीं पढ़ा है, मैंने अलग से पढ़ा है इस चीज को। हाँ, ओके मैम, मैं फिर अपडेट कर लेता हूँ अपने हैंड आउट में ही। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? कोई और भी पूछना चाहे तो? एक बस फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखना कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ना वो आईपीआर में पेटेंट नहीं होते, उसका अलग से सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट है, तो वो उसके अंडर आते हैं। जब भी पुतिन सर ने हार्डवेयर बोला तो याद आया। ठीक है, ओके। पेटेंट बेसिकली 20 साल के लिए होता है। ट्रेडमार्क कितने साल के लिए वैलिड होता है? ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल जीआई टैग्स का दोनों का सेम ही है ड्यूरेशन। तो गेस कर सकता है कोई क्या 10 होगा? साल। 10 साल। करेक्ट। हमने भी देखा कि जीआई टैग, ट्रेडमार्क, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। तो ये डिजाइन्स वाला किस में आता है? मैं इसको एक बार समराइज ही कर देती हूँ। डिजाइन्स वाला भी उसी में आएगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री में। जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा कॉपीराइट में। तो जो कॉपीराइट वाला है वो शायद से चेंज हो गया है क्या, एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, बट आई थिंक ये भी अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हो गया है। एंड कॉपीराइट का ड्यूरेशन देख लेना, इसका सबसे ज्यादा है, 60 सालों के लिए है, 60 ईयर्स। यस मैम। एमएमई की क्लासिफिकेशंस चेंज हो गई है, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीनों के लिए चेंज हुई हैं। तीनों का बता दीजिए इन्वेस्टमेंट इन टर्नओवर बेसिस पे, कि माइक्रो का कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब क्या लिमिट है, टर्नओवर क्या है, स्मॉल की कितनी लिमिट और टर्नओवर है। कि ये प्रोबेबल जैसा लग तो रहा है मुझे, मतलब बहुत न्यूज़ में था। 550 और 500 था ना शायद, इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ना एक छोटा सा वो बताता हूँ, 550 में असल में समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। 550 5 करोड़ 50 मैं करोड़ बता देती हूँ। एक्चुअली मैं इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, 1 10 50, 5 50 250। सेम मैं बोलने वाला था मैम। एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही याद हाँ। किया था। इन्वेस्टमेंट माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो माइक्रो में हाँ, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 करोड़। फिर स्मॉल में 10 करोड़। उसके बाद मीडियम में 50 करोड़। उसके बाद इंटू 5 करते जाओ सब में। टर्नओवर, माइक्रो का टर्नओवर कितना होगा? 1 इंटू 5, 5 करोड़। स्मॉल का कितना होगा? 10 इंटू 5, 50 करोड़। और मीडियम का कितना होगा? 50 इंटू 5, 250 करोड़। ऐसे याद कर लो। राइट। तो 1 10 50 एंड फिर उसको इंटू 5 कर दो, अपने आप ही आ जाएगा टर्नओवर। अराइज एनियक स्कीम और एम सीरियस इनोवेशन स्कीम किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शंस दे देता हूँ मैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, नीति आयोग के अंदर, या फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर। अराइज एनियक इनिशिएटिव और एम सीरियस इनिशिएटिव। हाँ भाई, अराइज जैसे ही दिखे ना, मतलब नीति आयोग का है। अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड। हाँ, दूसरा। जी, दूसरा वाला मैंने इसलिए बताया भी था, एम, अटल इनोवेशन मिशन। असल में ना मुझे AIM करके बोलना था, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं एम बोल रहा था इसलिए। अच्छा, ओके, ठीक है।
तो जो आप प्लांट वाला बता रहे थे, प्लांट सीड्स वाला, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा अगर इससे रिलेटेड प्रोटेक्शन चाहिए तो? मैम सबसे पहली बात तो पेटेंट्स वाले में ऐसा लिखा है कि ये प्लांट सीड वैरायटीज हम पेटेंट नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप पूछ रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ऐसा कुछ प्रोसेस का कराने का, तो वो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला आई गेस एनवायरनमेंट के अंडर में आता है। बाकी कुछ प्लांट से रिलेटेड होगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में है। एक होता है ना प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। हाँ हाँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। वो प्लांट हाँ वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 का ऐसा है दिया। हाँ, राइट। एक चीज बताओ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का कोई अथॉरिटी है, बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और क्या वो मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव ऑफ बॉडी है? नहीं, ये वो है, क्या कहते हैं, स्टेचुटरी बॉडी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड फूड वाली आती है ना, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर है। ओके, नहीं नहीं नहीं, कंज्यूमर अफेयर्स के आगे फूड भी है क्या उसमें? हाँ हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी मिनिस्ट्री का नाम ये है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वो गोल्ड के लिए ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें कितने कैटेगरी होते हैं उसमें? हाँ, एक क्वेश्चन आया था ना बीएस पे लास्ट एक दो तीन सालों में कुछ, तो किस किस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन, किसी को याद आ हाँ, रहा है क्या? कुछ ऐसा था, मतलब कि कौन सा है रेफ्रिजरेटर और ऐसे गैस सिलेंडर, ऐसे ऑप्शन थे, मतलब कि किस हाँ, किस को वियर्ड वो ऑप्शन थे, करना है। फैन वगैरह ऐसे ऑप्शन थे। हाँ हाँ आई थिंक वो BEE का था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो पावर मिनिस्ट्री के अंदर हाँ, आती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। का था ना, 5 स्टार का था हाँ, वो भी। स्टार लेबलिंग किस किस को देते हैं, इसको नहीं। तो ये कौन से एक्ट के अंदर बना है ये BEE? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर बना हुआ है एंड स्टार लेबलिंग करता है यही। इसमें एक और है, BEE चिल्लर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। कोई और भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन हो? ओके, सो क्वांटम टेक्नोलॉजी इस फिलहाल में सबसे ज्यादा जो बोलते हैं कि फास्ट कंप्यूटर्स बनाने के लिए जानी जाती है, क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करने के लिए। तो गूगल का एक क्वांटम कंप्यूटर है जो वो क्लेम करते हैं कि वो बन चुका है। उसका नाम क्या है? कम आई थिंक। हाँ, स्काई, हाँ वही है जो आपने बोला। स्पेलिंग साइकामोर, वाई, वाई। अब सब कोई बंद एक, कर लिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, SYCAMORE, स्काई मोर, SYCAMORE। साइकामोर। इससे एक रिलेटेड, हाँ, इससे रिलेटेड फैक्ट भी है। बजट हमारा जो 2022 में आया था, 2020 वाला बजट, उसमें नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये भी हमारी गवर्नमेंट का भी है। हमारे पास भी ऐसा एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन यस, क्वांटम 8,000 टेक्नोलॉजी। करोड़। यस, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में 8,000 करोड़ उसी के उसमें डाला गया था। ये असल में थोड़ा अलग है। ये नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस कर रहा है। सुपर कंप्यूटर वाला आई गेस अलग है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज वाला है। कितना इसमें फंड लेआउट था, कुछ आइडिया है तुम्हें? यहाँ पर सिर्फ लिखा है 5 साल के लिए था, अब ज्यादा डिटेल दिया नहीं है इसमें। ओके ओके। एक कॉन्सेप्ट है वाइट गीज फ्लाइंग मॉडल, ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट सही है, बट मेनली ये है ना कि जैसे जैसे कंट्री एडवांस होती जाती है
तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स में मूव कर देती है, एंड जो नॉर्मल जो है वो डेवलपिंग नेशंस भी वो काम करने लगते हैं। प्राइम एग्जाम्पल चाइना में दिखता है। पहले वो लोग बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पकड़ रहे हैं तो वो लोग बना रहे हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। फिर वो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है ये आउटसोर्स कर देते हैं दूसरी कंट्री को, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, और ये उससे भी ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। अच्छा, एक टर्म न्यूज में आता है बहुत बार, फॉल बैक लायबिलिटी क्लॉज। फॉल बैक लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है, किसी को नहीं पता है, ओके। अच्छा, एक और टर्म है कंट्री ऑफ ओरिजिन। हाँ बोलो रॉबिन। कौन सा क्लॉज कह रहे हो? फॉल बैक, FALL बैक लायबिलिटी क्लॉज। अच्छा, नहीं मालूम। अच्छा, एक और है कंट्री ऑफ ओरिजिन। किसके बारे में है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है क्या? सर जैसे हाँ, ये कंट्री ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से सर हाँ हाँ, ई कॉमर्स के बारे में यार, दोनों के दोनों जो क्लॉज बताए ना मैंने, मैं बोल ये सकता दोनों हूँ? भी ई कॉमर्स रूल्स 2020 के बारे में है। मैं अंकित बोल बोल सकता सकते हूँ हैं सर? आप, कोई रोक। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। आपने क्लॉज पूछा था ना, फॉल बैक लाइबिलिटी क्लॉज। हम्म। सर वो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे कोई सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है और किसी ने सेलर ने बेचा है और हमने एज ए कंज्यूमर खरीदा है, तो वो जो अगर कंज्यूमर डिलीवर नहीं कर पाया, कंज्यूमर के पास डिलीवर नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो जो लाइबिलिटी होगी वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे होगी, ना कि सेलर पे, ना कि कंज्यूमर पे। ये फॉल बैक लाइबिलिटी क्लॉज होता है। करेक्ट, वेरी गुड अंकित। तो यही है बेसिकली, एंड इट हैज बीन अनाउंस्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, एंड ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इशू करे गए थे। इसी के अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्लॉज भी है, जिसमें बोला है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनीज है, दे मस्ट मेंशन कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लियरली ऑन द वेबसाइट। और दो और पॉइंट्स है इसमें, फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डोमेस्टिक सेलर्स के लिए, मिसयूज नहीं करना है डोमिनेंट पोजीशन, एंड कैन नॉट शेयर पर्सनल डाटा विद थर्ड पार्टी विदाउट अप्रूवल ऑफ कस्टमर। तो आई थिंक ये न्यूज में काफी था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ये डिस्कस तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर, नहीं हुआ डिस्कस। हाँ। एक और चीज है कुछ, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या ये पता है किसी को? ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मतलब वही जो गाइडलाइंस होते हैं ना, सेट ऑफ रूल्स ऐसे बनाने हैं जो डिजिटल कॉमर्स के बारे में होंगे, एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो DPIIT है, उनके अंदर एक कमेटी बिठाई गई इसके बारे में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री DPIIT के अंदर बना रहेगा इसका। परचेज ऑफ इंडिया है तो होम। प्लीज चैंडलर सर कंटिन्यू। परचेज ऑफ होम या फिर प्रॉपर्टी रियल स्टेट, ये कौन से लिस्ट में आता है? ना स्टेट लिस्ट या फिर सेंटर का या फिर कॉन्करेंट? परचेस ऑफ प्रॉपर्टी यार, ये उसके ऊपर टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट आज लेती है। आज तो भी डिस्कस किया था इसको एक बार। भाई ऐसा कॉन्करेंट। जैसे, हाँ मैं बोल रहा था जैसे लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट हो गया, तो परचेज भी होना चाहिए। हाँ यार, इसके लिए पूछा, कॉन्करेंट में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है ये सब, इसलिए कॉन्करेंट में जाता है। मतलब ये थोड़ा डिफरेंट था कि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, रेंट रेंट की बात कर रहे हो ना आप, कॉन्ट्रैक्ट एज इन, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है। हाँ हाँ, परचेज वगैरह सब उसमें ही जाता है, सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डील होता है, तो इसलिए वो कॉन्करेंट में है। ओके भाई। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस वगैरह, सगाई वगैरह।
अभी तो बाबू यार आपकी आवाज कट हो रही है, एक बार आप रिज्वाइन कर लो छोड़ के। एक स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स बताना। इंडिया में हाँ मन के मजाक को बना देने हमें। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ऑडिबल। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा था ना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना है। इंडिया के अंदर जो हॉलमार्किंग है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी है। ट्रू है कि फॉल्स है ये? आई थिंक सर दोनों के लिए ही होगा। जनवरी 2022 से सबके लिए होने वाला था ना शायद। हाँ मतलब सर पहले नहीं प्योरिटी था। के बेसिस पे आई गेस। नहीं, एक्चुअली प्योरिटी का तो लिखा नहीं है यहाँ पे कुछ, बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जून 2021 से हॉलमार्किंग बिकेम कंपलसरी फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बोथ विथ फॉलोइंग रूल्स। दो रूल्स उसमें दिए कि एक, अगर ज्वेलर का एनुअल टर्नओवर 40 लाख है तब तक एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वालों को सबको कंपलसरी है। 40 लाख का लिमिट लगा हुआ है। एंड जो ज्वेलर्स है दे कैन कंटिन्यू टू बाय द ओल्ड ज्वेलरी विदाउट हॉलमार्क एज वेल। ठीक है। ये बताओ, ऑल चिल्ड्रंस बिलो 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। फैमिली बिजनेस में हजार्डस। अलाउड है ना? दो हाँ दो फैमिली जगह बिजनेस अलाउड में है, दो अलाउड है। फैमिली बिजनेस फैमिली एंड फिल्म बिजनेस मेकिंग। और एंटरटेनमेंट में। फैमिली बिजनेस और ओके एंटरटेनमेंट, ये दो में अलाउड है। ठीक है, ठीक है, नाइस। और 14 to 16 कहाँ पे अलाउड है? 14 to 18 क्या है वो? बिलो 14 to 14 कहीं 18 भी का अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन दो है। फैमिली बिजनेस और ये क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो मूवी और फिल्म ये सीरियल्स में आते हैं ना। इसके अलावा 14 to 18 जो है वो हजार्डस इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है। हजार्डस इंडस्ट्री उसमें शायद मेरे ख्याल से 3 इंडस्ट्री डिफाइन की गई है। ओके। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है या अटैच्ड बॉडी है या गवर्नमेंट पीएसयू है? और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? ये आती एमएसएमई के अंडर है, शायद एक्ट के अंदर है, स्टैट्यूटरी बॉडी ही है शायद ये। हाँ हाँ एक्ट ही है। हाँ एक्ट के अंदर है। कॉयर बोर्ड, सीओआईआर कॉयर बोर्ड जो है वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और एमएसएमई के ही अंदर है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है। ये क्वायर बोर्ड चीज किसके अपन लिए बनाई गई थी? बता दो आप। हेलो। कॉयर हाँ का अंकित मतलब बोल दो। मैं समझता हूँ वो नारियल के रेशे होते हैं ना, जो ऊपर उसका हार्ड शेल होता है, तो उसी के प्रमोशन के लिए ओके कुछ बना। ओके, मुझे नहीं पता था, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। कॉयर वही है जो नारियल जब छिलते हैं ना तो हाँ उसके रेशे होते हैं, वही है कॉयर। ओके, थैंक यू उससे थैंक शायद से रोड बना रहे थे। उसको कुछ एक टर्म भी है, वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। कॉर्पेट। नहीं, इसको कुछ बोलते हैं आर्टिफिशियल समथिंग। अब ठीक है, मैं देख के बता दूंगी। जियो टेक्सटाइल्स होता है शायद। हाँ हाँ, राइट। जियो हाँ, टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल का रोड बनाने में है, ट्रू या फॉल्स? हाँ है। ट्रू ट्रू सही है आई थिंक। ट्रू। यार दो है। टर्म आए, जियो टेक्सटाइल आया, तो एक और है टेक्निकल टेक्सटाइल, वो क्या होता है? उसमें सारे ही आ जाते हैं, मतलब जियो टेक्सटाइल इज वन ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल्स, और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर मल्टीपल यूजेस आ जाएंगे। जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स वैसे टेक्सटाइल्स हो गए जो आपके एस्थेटिक लुक के अलावा जितने भी टेक्सटाइल होंगे, जैसे आर्मी के यूनिफॉर्म में जो टेक्सटाइल जा रहा है दैट विल बी ऑल्सो टेक्निकल टेक्सटाइल। ऐसे मतलब ठीक एस्थेटिक है। लुक, एस्थेटिक यूज के अलावा जितना भी है दैट ऑल बी कंसिडर्ड एज टेक्निकल। टू पुट इट अदर वे राउंड, कोई स्पेसिफिक यूज के लिए टेक्सटाइल बना रहे हैं
कोई भी स्पेसिफिक यूज होगा, वो इसरो के साइंटिस्ट हो सकते हैं, आर्मी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर लेबर के वर्कर होते हैं ना, नॉर्मल वर्कर्स, उनके सेफ्टी के कुछ बना रहे हैं, तो ऑल दैट कम्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है। दो ये, एक है कैल्शियम कार्बाइड एंड एक है एसिटिलीन गैस। इनका यूज कहाँ पे होता है एंड व्हाई इज इट बीन बैंड रिसेंटली? ये आपके वेजिटेबल्स कैल्शियम एंड फ्रूट कार्बाइड, को क्विकली राइपन कराने के लिए यूज होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आर्टिफिशियल राइपनिंग रेदर, ठीक है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। करेक्ट। रिपीट। तो ये किसने बैन करा है, कौन, किसने, किसके अंदर आता है, किसके पर्व्यू के अंदर आता है? एफएसए से आई है क्या? यस। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी इसकी? कंज्यूम फूड एंड कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री यस। ऑफ हेल्थ। ये हाँ, आप ही तो ये बता दीजिए। हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आता है। एफएसएसएआई 2006 की स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। हाँ हाँ। ठीक है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका चेयरमैन में भी नॉन ब्यूरोक्रेट। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फिर इसके अंदर एक पैकेजिंग होता है, ग्रीन कलर एंड ब्राउन कलर, किस लिए होता है वो? वेज नॉन वेज। करेक्ट। सर एक बार प्लीज क्या वो ये राइपनिंग एजेंट का नाम बता देंगे क्या, जो जो केमिकल थे? कैल्शियम कार्बाइड एंड एसिटिलीन गैस, एंड इसको बैन करा हुआ है एफएसएसआई ने राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। हाउएवर इथिलीन गैस is permitted up to certain extent. I'll repeat, कैल्शियम कार्बाइड एंड एसिटिलीन को बैन करा हुआ है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बट इथिलीन गैस को थोड़ा बहुत परमिट है विद सर्टेन लिमिटेशंस। थैंक यू सर। ट्रू। सर एसिटिलीन गैस नेचुरली भी प्रेजेंट होता है अनियंस वगैरह में सर, इसीलिए अनियंस और हाँ हाँ, पोटैटो को वो तो कभी साथ में नहीं रखते हैं, नहीं तो वो पोटैटो सड़ जाता है। अच्छा, मतलब हाँ, इस ठीक है, मतलब थैंक वो यू। दोनों। अप्लाइड नॉलेज। अच्छा, नाइस। अच्छा, एक और चीज है, ट्रांस फैटी एसिड्स, वो क्या होता है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है क्या? हाँ हाँ, अभी बैन कर दिए थे ना उन्होंने कि ट्रांस फैट एसिड आपका मतलब ट्रांस फैट्स वो हो गए जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट? करेक्ट सैचुरेटेड करेक्ट। देखिए पार्सली होते हैं मेरे ख्याल से, पार्सली हाइड्रोजनेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड ना, सैचुरेटेड होगा। नहीं, अनसैचुरेटेड तो अच्छे होते हैं, सैचुरेटेड खराब होते हैं, और ये भी खराब होते हैं, पार्सली वो होते हैं हाइड्रोजनेटेड ये। आर्टिफिशियल एक ट्रांस कुकिंग फैटी ऑयल एसिड्स को वाला भी बैन कर, इसी से रिलेटेड था क्या? हाँ वो रीपर्पस कुकिंग ऑयल रुको इनिशिएटिव, RUCO। भाई इनको इसे एक बार लेफ्ट करके वापस आओ ना, आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है। पैटेंट पूल। तो हाँ सॉरी मैम, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, हाँ, पूछिए। मैं कह रहा था रुको इनिशिएटिव था ना, RUCO इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था रीपर्पस हाँ हाँ, कुकिंग ऑयल। यूज्ड, राइट राइट। तो वो दृश्यम उसमें 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना ट्रांस फैटी एसिड्स। हाँ, बेसिकली और क्या ये था, कब ट्रांस से है, फैट के मतलब लिए इसकी टाइमलाइन? 2022 के बाद में 2% है, मतलब आई मीन 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है कि 2% ऑफ TFA नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लास्ट ईयर 3% था, अभी 2% है। बट अगेन इसको कोई एक्सटेंशन दिया है कि नहीं रिसेंटली, पता नहीं, नहीं दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना? ओके किसी तो को पता है क्या? हाँ, अभी तो 2022 है। या तो पेटेंट पूल क्या है और क्या ये इंडिया में अलाउड है भी? पेटेंट पूल, पूलिंग तो, हाँ, ओके ओके। पूलिंग तो ये था ना कि 2-3 पेटेंट होल्डर्स हैं, दोनों लोग अग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर उसका थोड़ा कॉमर्शियलाइजेशन टाइप का करते हैं। जी यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब उसमें ऐसा होता है, एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, वो मैनेजर सारे पेटेंट्स को पूल कर लेता है। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो पुअर नेशंस थे, ये सब मिलके, मतलब वो कोस्टा रिका जैसे पुअर नेशंस, ये सब मिलके कोरोना के ड्रग्स का पेटेंट पूल करने वाले थे। बट क्वेश्चन इज, क्या ये अलाउड है इंडिया में? क्योंकि इसका नहीं जवाब नहीं मेरे ये पास अलाउड नहीं है, है। हाँ बस इसलिए आई पूछ थिंक रहा था। अलाउड अलाउड है। नहीं है। नहीं सर, नहीं ऐसा ऐसे मैंने अलाउड न्यूज़ नहीं में है, पढ़ा था, नहीं है अलाउड है। इसलिए मैं पूछ रहा था नहीं बार अलाउड है बार। वही तो। ये इंडियन लॉज में ना, इंडियन पेटेंट एंड एक्ट जो भी लॉ है, उसमें ये अलाउड नहीं है, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, पेटेंट्स एक्ट 1970 में कहीं। और WTO भी थोड़ा सा वायलेट के रूल्स भी वायलेट होते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है इसमें।
एक ट्रेंड पूछ रहा हूँ, इंडिया एक जो है सेकंड वो एक सेकंड मैं नेट पे देख रहा था ना, कहीं पे लिखा हुआ था कि इंडियन पेटेंट एक्ट जो है 1970 का, इट नीदर प्रोवाइड्स फॉर नॉर रिस्ट्रेन्स क्रिएशन ऑफ पेटेंट पूल्स। I saw the same. इसको मतलब इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा। पेटेंट पूलिंग इज अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, न्यूज में देख रहा था, गूगल सर्च किया मैंने तो। शायद कोई एक प्रोडक्ट था जिसपे हम लोग बात कर रहे थे कि हमें करना चाहिए। आई थिंक वो नीडी वंस चीजें होती है ना, मतलब सपोज कि बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो उसके लिए पेटेंट पोलिंग किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ऐसा कहते हैं। एंड आई अब थिंक वो इन इंडिया गो कोई अहेड। एक प्रोडक्ट एक और था ना यार, गवर्नमेंट पेटेंट को बाय करती है बहुत सारे, वो अलग कंसेप्ट है क्या? कंपल्सरी वो लाइसेंसिंग वो थोड़ा कंपल्सरी अलग है। लाइसेंसिंग। अच्छा, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में जैसे सरकार जो है वो सामने से कोई फॉरेनर कंपनी है, उससे बिना पूछे ही मतलब उसको बताती है, लेकिन जब उसको रॉयल्टी ऑफर करती है तो सरकार बिना पूछे ही रॉयल्टी ऑफर करती है अपने मन से कि 10,000 करोड़ का है लेकिन हम सिर्फ 2 करोड़ देंगे। तो ये सत्य है या फिर असत्य है? पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, ये क्लॉज पब्लिक इंटरेस्ट का क्लॉज डाल के सरकार जितना सरकार बोलेगी, जैसे कि बेयर कंपनी को सरकार ने 6% रॉयल्टी दी है। और उसके बाद फिर इंडिया इंडिया में जो जो ड्रग पहले 2.5 लाख की 120 टैबलेट्स मिलती थी, अब सिर्फ 8,000 की मिल रही है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी आ जाता है इसमें। और इसमें सामने वाली पार्टी का कोई रोल नहीं है, सामने वाली पार्टी बिल्कुल डिसाइड नहीं करती। बट इन द मीन टाइम सामने वाली पार्टी ट्रिप्स अग्रीमेंट में जाके एपीलेट बोर्ड में जाके अपील कर सकती है कि इन्होंने सिर्फ इतना कम दिया, ज़्यादा दिया है। केस जरूर कर सकती है लेकिन डिसाइड नहीं कर सकती रॉयल्टी। कोई एक बार कंपल्सरी लाइसेंसिंग को ब्रीफ कर सकता है शॉर्ट में? भाई जैसे मैं यूएस हूँ, मैंने बहुत सारे पैसा खर्चा करके पैरासीटामोल बनाया है, ठीक है। मैंने उसको पेटेंट करा लिया कि मैं ये जो दवाई है ये बेचूंगा 10 लाख रुपए एक टैबलेट। आप इंडिया हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेरी दवाई लिए, उसका जेनेटिक मटेरियल जो भी है उसको समझ लिए दवाई के साथ। उसके बाद फिर आप कंपलसरी लाइसेंसिंग ले लोगे। आप मेरे को बोलोगे 10 लाख, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये रखो शांति से। और आप अपना जेनेरिक मेडिसिन बनाओगे। जेनेरिक मेडिसिन इन द सेंस कैसे? मेरा पेटेंटेड है तो आपका जेनेरिक है। मतलब जो आपके पास पेटेंटेड नहीं है और जिसका आप सिर्फ और सिर्फ जीन जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझ के प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपका जेनेरिक मेडिसिन हो गया। इंडिया में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है और इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज करता है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। इसलिए जर्मनी की एंजेला मर्केल जो है वो बोलती रहती है इंडिया को हमने बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया हमें। वो बोलती है हाँ, कि इंडिया गॉट को इट, हमने गॉट इट। फार्म। थैंक्स हाँ। सर, थैंक्स। ये न्यूज में था कि इंडिया फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो क्या इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्टर में आता है फार्मेसी के? नहीं भाई, फार्मेसी। नहीं। नहीं। इंडिया तो दूर दूर तक 10 तक भी नहीं आता है। हाँ, राइट। अच्छा, एक हमारे पास ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कोई अपीलेट बोर्ड है? था, अब डिसॉल्व हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड अभी कुछ टाइम पहले रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म करके आया था अप्रैल 2020 में, उसने डिस्कार्ड कर दिया। ओके। ये कॉपी सिनेमेटोग्राफ एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आना चाहिए शायद। हाँ, इंफॉर्मेशन हाँ। एंड ब्रॉडकास्टिंग। रसम सर, ये ठीक है। डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे क्या? अच्छा, ये चीज ऑलरेडी ग्रुप बताओ, में क्या शेयर्ड है। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला को पेटेंट किया जा सकता है? नो। Okay. किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट किया जा सकता है? नहीं, नो। कॉपी सकते हैं, पेटेंट नहीं। राइट, ठीक है। प्लांट्स की सीड वैरायटीज को, ये तो शायद से पीवाई की हुई है तो। नहीं। एक पीवाईक्यू है प्रीलिम्स 2019 का। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। सेकेंड है, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड
एंड थर्ड है प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। शायद लास्ट हो खाली। कोई डिफरेंस अभी बताएगा क्या कि सिर्फ प्लांट वैरायटी लिखा हो एंड प्लांट सीड वैरायटी लिखा हो, इसमें कोई डिफरेंस आ जाता है क्या? हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का तैयारी कर रहा हो तो बता दो, उन्हीं लोग को एकदम अच्छे से पता हो शायद इसमें। क्योंकि हमारे पास एक वो है लॉ तो है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, तो उसमें प्लांट वैरायटीज के बीच में सीड नहीं आता है। लेकिन जो मृणाल की डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप नहीं पेटेंट करा सकते हो प्लांट की सीड वैरायटीज। तो मेरे ख्याल से जब सीड वर्ड जुड़ जाता है तो फिर वो आप नहीं करा सकते हो। एक बार हाँ चेक कर लेना कोई। यस मैम, और जिसमें अभी किसी ने जो एपेलेट ट्रिब्यूनल वाला बताया था इंटेलेक्चुअल, यार वो भी एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि जब इस एग्जाम में आया था तब तो इंटेलेक्चुअल एपेलेट बोर्ड था, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट। अभी बता रहे थे कि डिसॉल्व हो गया है, तो व्हाट्स द करेंट सिचुएशन, मतलब अभी कोई नहीं है कि कुछ प्रोसेस में है? कमर्शियल विंग ऑफ हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है वो काम। हाई कोर्ट की जो अच्छा कमर्शियल विंग है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलिएट बोर्ड, ये ना विजन का मैगजीन है, कोई सा भाई मैं मंथ भूल गया हूँ, आप अच्छा विजन का मैगजीन में देख लेना। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या खत्म हो गया है, किसको शिफ्ट किया गया है, बॉक्स बना के अच्छे से बनाया बताया है उसमें। 2020 के ये अपडेट है। भूल गया भाई मैं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। श्योर शॉट 100% वो खत्म हो चुका है। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन रिफॉर्म्स का ऑर्डिनेंस आया था पहले, उसके बाद फिर लॉ बना वो। एक इंडेक्स पूछ लेती हूँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया अकाउंट्स फॉर लेस देन 50% ऑफ जीडीपी। फॉल्स है। 63%। ओके नाइस। 63 है क्या? करेक्ट है ना? 63 है अकॉर्डिंग टू अच्छा, एक 2019 डेटा। ओके ओके ठीक है। और एक और चीज है इसमें कि 80% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो आता है ना, दैट गोज टू सर्विस सेक्टर। मतलब जो आईटी में वगैरह जाता है ना, तो इस पे ये एक्चुअली दिस कैन बी यूज्ड एज क्रिटिसिज्म कि मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे जरूरत होती है पैसे की वहाँ पे जाता ही नहीं है। इनफैक्ट इवन लोन्स वगैरह जाते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में कम ही जाते हैं। किसी को डेटा पता हो तो बताओ। ठीक है, आप ही बता दो। आवाज आ रही है मेरी? मेमोरी, यस। एक टर्म है क्रोनी कैपिटलिज्म, कोई एक्सप्लेन करेगा? पॉलिटिक्स और है ना, ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, मतलब सॉरी पॉलिटिक्स और ये जो होते हैं ना बिजनेसमैन, ठीक है, बड़े बिजनेस टाइकून जब मिल के है ना जो पब्लिक सर्विसेज का पैसा है होता है उसे मतलब डायरेक्ट करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है, और उस तरीके से डील बनाते हैं, उसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, और ये एथिक्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये क्या होता है? जैसे मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने डायरेक्ट कोई ब्राइब नहीं लिया और मैंने किसी अपने दोस्त को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, और फिर बाद में उस रोड कॉन्ट्रैक्टर ने अपने कंपनी में मेरे बेटे को अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर। ये नॉर्मल सेंस में ये था, इंग्लिश में उतना डेफिनेशन वाइज नहीं समझ आ पाऊंगा। वही है, ठीक है। आपका मतलब मैम जहाँ टर्म क्या कॉन्फ्लिक्ट, बोला था आपने? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो इनको रिलेटेड। कौन रेगुलेट करता है? कोई एक्ट है हमारे पास? ये बेसिकली कंपनीज में होता है ना, जैसे कि आप डायरेक्टर है तो अपने बेटे को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता है, वाइफ को नहीं दे सकता है, तो उन्होंने डिफाइन किया कि कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज होती हैं।
तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। ओके। अच्छा, एक चीज, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, वो डिस्कस किया क्या हमने? हाँ हाँ, हो गया है। ठीक है। इसको पेटेंट भी बोलते हैं, मतलब छोटे मोटे चेंजेस कर दो पेटेंट में। अच्छा, एक चीज ऐसे ही कल करंट अफेयर्स में कहीं पढ़ा, स्कूक बॉन्ड क्या होते हैं? SKUKU, स्कूक बॉन्ड। स्पेलिंग क्या पहली है? ये तो सुना भी नहीं है, पहली बार सुन बता रहे दीजिए। यार। हाँ। कल कल पाकिस्तान के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में स्कूक बॉन्ड जारी किए हैं। स्कूक बॉन्ड यानी कि जिसका मतलब वो बॉन्ड का हालांकि इंटरेस्ट रेट बता दूं, 7.95% पे उन्होंने उठाया इंटरनेशनल मार्केट से पैसा। रिलीजियस से जुड़ा रहता है जो वो स्कूक बॉन्ड रहता है, इस्लामिक बॉन्ड भी ऐसा कुछ बोलते हैं उन लोग अपने को प्यार से, तो उसको बोलते हैं स्कूक बॉन्ड। स्पेलिंग बोलो। मैं गूगल करके बताता हूँ, स्कूक बस सुना था, गूगल करके बता रहा हूँ करेक्ट स्पेलिंग। यार SUKUK। एक इररिलेवेंट डाउट है, तुमने बोला कि रिलीजन के बेसिस पे उठाते हैं, बट शायद तक इस्लाम में तो इंटरेस्ट लेना अलाउड नहीं है ना? कंफर्म है क्या ये? कोई है तो बता दो भाई। मतलब इंटरेस्ट लेना अलाउ नहीं है। हाँ, तो वहाँ कैसे ले रहे हैं? देना अलाउड है, इंटरेस्ट चुकाना टाइमली, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दुबई वगैरह में काफी लोग अमीर हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह बहुत हाई है, और वही लेते हैं जो चुका पाते हैं उसका। मैं इस्लामिक बैंकिंग करके मृणाल सर के हैंडआउट में भी था, जहाँ मैंने ये पढ़ा था कि वहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट वाला वो कुछ जैसा भाई बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, इसलिए मैंने भी, चलो जाने दो यार, वो डिस्कशन फ्यूटाइल हो ठीक है, जाएगा ठीक उस है। पे। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वीपो। हाँ, वीपो है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, इनसीएड है, तीनों मिला के मिलके निकालते हैं बेसिकली। ठीक है। इंसेड है ना, INSEAD। एंड टॉप, हाँ, इनसीएड, INSEAD। ठीक है। शेयर मार्केट से रिलेटेड है कि सेंसेक्स होता है और निफ्टी, तो किसमें कितनी कंपनीज का पैरामीटर होता है? सेंसेक्स 30, निफ्टी 50। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, निफ्टी माने 50, मतलब निफ्टी और 50 राइम करता है, तो अपने आप ही सेंसेक्स में 30। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसका रिपोर्ट था? वर्ल्ड बैंक का था, बंद हो गया अब हालांकि, तो खबर है बंद हो गया अब। बंद हो गया? हम्म, हाँ सर, मैनिपुलेशन। जिसका चाइना का वर्ल्ड बैंक घपला करता है ना था, चाइना उसको के बंद डेटा। कर देते हैं। तो मतलब क्वेश्चन नहीं आया ना इस पे अभी? अगर अब आ सकता है ना, बंद हो गया है, न्यूज में आ गया है, अब बंद हो गया कि नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, ये कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी वाले के और क्या क्या रिपोर्ट्स हैं? ठीक है, आप बता दो। मुझे भी नहीं पता यार। ठीक है, छोड़ दो, नहीं नहीं पता है तो किसी को भी तो नहीं होगा। एक अपडेट था, जैसे अभी कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन से किसी ने सवाल पूछा था किन्हीं ने, तो उस टाइम वो जब मृणाल सर बना रहे थे तब शायद ये ड्राफ्ट था, अब ये फाइनल हो चुका है, तो प्लीज जिनके पास भी हैंडआउट पुराना वाला हो, या तो मृणाल सर तो अपडेट करेंगे ही, बट अगर वो भूल गए तो अपनी तरफ से इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लागू हो चुका है, ड्राफ्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस हो ही जाता है, तो एग्जाम में क्या चीज पेपर की में बोल रहे हो तुम? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अच्छा अच्छा, रूल्स हाँ। वही, हाँ, ई कॉमर्स वाला, ये रिलीज हो गया शायद, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कुछ चेंज हुआ हो या ना हुआ हैंडआउट से। ठीक है, ये जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, इसके लिए भी एक अपीलेट बोर्ड होता था, वो अब रिमूव हो गया है, तो अब अपील कहाँ की जाएगी? वही हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। हाँ। हम्म।
ये जो 4 कोड ऑन वेजेस ये सब है, कोई बता दो, समराइज कर दो शॉर्ट में। बता ही दो कौन कौन से हैं, मतलब अभी 4 हैं तो उनके नाम किसी को पता है? ठीक है, एक कोड ऑन वेजेस है, एक कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, एक कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, और एक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। मैम ये चारों में से अभी मेरे ख्याल से चारों पास नहीं हुए हैं ना अभी तक। हो हो गए गए हो गए। ये किस चीज के कोड है वह? बिल्कुल समय ये लेबर रिफॉर्म्स के उसमें आएगा आई गेस। ये बहुत एकदम ऐसा लगता है मेरे को, जब कोई बड़ा बड़ा टॉपिक या मुद्दा होता है ना तो यूपीएससी बिल्कुल चेरी पिक करके उसी से पूछ लेती है। और काफी डीप में पूछती है यार, मतलब का अंदर के में प्रोविजन सारे पता होने चाहिए, क्या क्या क्लॉज हैं। अब इसको देख लेते जी, अच्छे से। मेटर्निटी बेनिफिट जो एक्ट है, इसमें कितना मेटर्निटी लीव को कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? 26 26 वीक्स 26 वीक्स। हाँ 26 ठीक है, और ये कितने भी बच्चे हो उन पे एप्लीकेबल है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दो ही ना, दो ही। तो अडॉप्शन या सरोगेसी में मिलेगा? हाँ यस मैम। ठीक है, अगर 5 साल से ऊपर का है बच्चा तो? इसमें नहीं लिमिट है कि वो बच्चा 3 साल से कम का ही होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। और इसी में एक पैटर्निटी ट्रू लीव और भी कुछ है क्या? नहीं, उसका तो अभी नहीं है कुछ। पैटर्निटी लीव है क्या नहीं, इंडिया में? मिला तो था विराट कोहली को, बीसीसीआई ने दिया था आई देती थिंक। है कुछ। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन देती है। आई थिंक बीसीसीआई ने दिया लीगली था। लीगल नहीं है वो, शायद लीगली ऐसा कुछ नहीं है, बट कंपनीज हाँ अपने लेवल वॉलंटरी आई पर थिंक वो। कंपनीज अपने लेवल पे दे रही है, मतलब जैसे और भी बहुत टाइप के लीव्स दे रही है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जोमेटो विमेन को देता है, तो कंपनीज अपने लेवल पर जरूर कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई लॉ नहीं आया है अभी तक दोनों में। जहां तक मुझे याद है ना यार, सिविल सर्विसेज जो है ना, सेंट्रल सर्विस रूल्स ऐसा कुछ है, उसमें शायद दिया हुआ है वो, बट दैट इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनके लिए था वो। तो ऐसा लीगली तो नहीं है सब जगह इन्फोर्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, जो भी मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, इसमें जो बॉस मस्ट इन्फॉर्म एवरी वुमेन अबाउट हर राइट्स इन राइटिंग, ये ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू। ट्रू ही लग रहा है यार ये। हाँ, क्योंकि थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है कि मस्ट लिखा है, लेकिन ट्रू है। वो स्टार्टिंग में ही साइन करा लेते होंगे तो पढ़ेगा भी नहीं होता। आई थिंक इसको एचआर लिखना चाहिए, बॉस नहीं है, ऐसा मतलब एचआर शुड बी। ठीक है। अच्छा, राइट टू बोनस लेबर कोड में इंक्लूडेड है या नहीं, बस इतना है, राइट टू बोनस है या नहीं? नहीं, राइट तो नहीं होगा ऐसा। है, राइट है। है सर, है। है। हाँ, कोड ऑन वेजेस 2019 में ना, मेरे तो पेज नंबर 568 में दे रखा है, अब आप लोग का पता नहीं, इसमें सब दे रखा है। ओवर टाइम, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, डिडक्शन, डिडक्शन एज इन अगर आपको पहले से पैसा चाहिए या फिर आप कुछ छुट्टी मारे हैं ऐसा कुछ, राइट टू बोनस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पेनल्टी फॉर वायलेशन, ये सब है। अच्छा, ये सब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आया है क्या शायद? ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे वहीं पढ़ा हुआ है ये, गलत करके आया था पहले भी। ठीक है। इस बार ही था ना प्रीलिम्स में, कैजुअल लेबर्स सब पे डेटा पे था ईपीएफ का। जैसे अगर कोई कोड ऑन वेजेस नहीं मानता है तो उस पर क्या है, कोई पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है क्या? अप टू 3 months जेल एंड 1 lakh फाइन। हाँ, राइट। पढ़ के बताया, बट ठीक है। कोई एसडीजी गोल है इस पे, ये डिसेंट वर्किंग कंडीशन कौन सा है नंबर?
SDG 8 है। और पॉलिटी में अगर हम देखें आर्टिकल्स, तो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि ऐसे ये वर्कर्स एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है? 39 लग रहा है यार, 39 लग रहा है, बट श्योर नहीं है। DPSP में है शायद से ना, 41 से शुरू हो जाते हैं जो। मैटरनिटी वाला भी 43 में है या 42 में है शायद से। फैक्ट्री के डेफिनेशन में कितने वर्कर्स को इंक्लूड करते हैं? मतलब आपके कितने वर्कर से ज्यादा हैं तो उसको फैक्ट्री कंसीडर करेंगे? मोर देन 10 वर्कर्स। ये भी 2 क्लासिफिकेशन है। अगर पावर आपने यूज किया है तो 10 से ज्यादा, और अगर आपने पावर नहीं यूज किया है तो 20। भाई चैंडलर एक बार कंफर्म कर दो ना, मैम सही बोल रही है। हाँ सही है, सही है। मतलब वही एक्चुअली पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट भी है कि इसके ऊपर रिफॉर्म करने की जरूरत है। शायद कुछ बिल आए थे 2014 में, क्योंकि पास नहीं हुआ, उसमें यही प्रपोजल था कि चेंज करना है ये। लेबर कौन सी लिस्ट में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही होगा ना। कौन सी लिस्ट में आता है? अच्छा, लिस्ट कॉन्करेंट या करंटली राइट। पाना चाहिए। क्या मतलब इनको कोई परमिशन चाहिए होती है? स्टेट्स जो है लेबर लॉ को अब इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। राजस्थान ने किया है हाल फिलहाल कोरोना के टाइम पर, MP ने भी किया था। यूपी ने भी किया था, राइट। ठीक। जितना फ्लेक्सिबल लेबर लॉ उतना ज्यादा इंडस्ट्री। वेस्ट बंगाल नहीं करता है तो उनका इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो नीति निकालता है वो कम आ जाता है। नहीं सॉरी, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स वो नहीं निकालता है। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है क्या? आइडिया नहीं है, मैं गूगल करके एक बार कंफर्म करूंगा। किसी को पता है एकदम कंफर्म? कौन सा इंडेक्स बोला? इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछ रहे हैं। UNIDO का है यार ये। UNIDO क्या फुल फॉर्म है इसका? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा समथिंग होगा। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें ना कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 ऐसे लिखा हुआ है, तो शायद वो जो पुतिन सर बोलते शायद अलग भी हो सकता है वो। एक ट्रू और फॉल्स पूछ रही हूँ। MSME contributes 45% to the manufacturing sector's output. True or false? ट्रू है ये। इनफैक्ट शायद इससे ज्यादा ही होता है। आई थिंक एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट आई गेस 28 है क्या? एम्प्लॉयमेंट का नहीं पता, लेकिन अराउंड 30 रहता है, 30 से 35 के बीच में था पहले। अभी अपडेट होके आएगा। क्या मुद्रा स्कीम में 3 तरह के जो लोन्स हैं, शिशु, किशोर और तरुण, उनकी लिमिट्स कोई बताएगा? पहले आंसर दो ना पहले वाले क्वेश्चन का। कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में MSME? हाँ 45%। 30%। अभी 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से तो 45 है। यार 45 तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे 45 अभी आज ही देखो 30% उस पर दिखा रहा था। 11 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट देता है और 30% कंट्रीब्यूट करता है। किसमें? सर ये वेरी करता है, मतलब प्लस माइनस 5-10 लेके चलते हैं। नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का, अच्छा इसमें तो 45% पढ़ा था। मैंने भी 45 ही पढ़ा हुआ है। 45% ही मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात कर रहा है। 30% जीडीपी यार 30 ही है। मतलब मैं PIB का देख रहा हूँ, 9 अगस्त 2021 का एक PIB है,
उसमें लिखा है कि एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑल इंडिया के जीडीपी में वो 18 जीडीपी 19 है 90 वो सही है, वो हम जीडीपी का आउटपुट है. शी इज टॉकिंग हम अबाउट वो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे आउटपुट. हैं। यस. हम मैंने जो किस में पढ़ रहे पूछा हैं? था सेक्टर में वो देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग 45 है। सेक्टर का पूछा था। जो 30% है वो ओवरऑल जीडीपी में एमएसएमई का कितना है, बट अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाएगा तो ज़्यादा है 45%। किसी को डाउट कुछ गलत हो तो बता दो, प्लीज करेक्ट कर देना। यार मतलब पीआईबी में ऐसा लिखा है कि द शेयर ऑफ एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू आउटपुट ड्यूरिंग ईयर 2018 एंड 1920 36% एंड 36% रिस्पेक्टिवली। मतलब 3-4 चीजें इन्होंने बताई है कि पहले तो एमएसएमई का जीवीए इन ऑल इंडिया जीडीपी 30%, 30। फिर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 36% लिखा हुआ है एंड ऑल इंडिया एक्सपोर्ट्स के अंदर 50% एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई का। अच्छा, तो मे बी कोविड की वजह से चेंज हो गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तो 36% हो गया है हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में। और इन्होंने जो भी ये फिगर्स बताए ना ये सारे 2018 19 1920 इसके बारे में दिया है। पता नहीं मतलब एग्जैक्टली मैं लिंक डालता हूँ ग्रुप में, अगर कोई किसी को कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ मिलता है तो डाल देना। ओके ठीक है। सर, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूस पूछता हूँ। या प्लीज हाँ मैम, हाँ आप कैरी ऑन। आप ठीक है। जो मुद्रा स्कीम है ना, शिशु, किशोर और तरुण, इसकी लिमिट्स देख लो। शिशु का है 50,000, किशोर का है 50,000 से लेके 5 लाख तक, और तरुण है 5 लाख से 10 लाख तक। ओके, सो वन डिस्ट्रिक्ट वन Is it प्रोडक्ट जो रिजीम है is ये it कौन same for both manufacturing and service sector? The limits. सॉरी, The limit range is same for both manufacturing sector and service sector. हाँ हाँ, ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो आई थिंक ये सबके लिए ही है एप्लीकेबल। देयर इज नो सच बाइफर्केशन। Okay. ओके, सो आई वाज आस्किंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो रिजीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है? एक्सपोर्ट वाला कॉमर्स ही होगा लग रहा है। यस सर। ठीक है, एक और यार एक चीज फैक्ट, व्हाट वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यार मैं 2 आर्टिकल पढ़ता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 254(1) कहता है कि कंकरेंट लिस्ट टॉपिक्स पे पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ। आर्टिकल 254(2) it says states need to obtain president's assent to modify their own state laws. है। ठीक है, एक ये है, एक 254 आपने क्या उद्योग, बताया? हाँ, दृश्यम फिर से बता दीजिएगा। अच्छा मेरे को बोल रहे हो क्या? ठीक है, ये 2 आर्टिकल है 254(1) एंड 254(2). 254(1) says कि पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ इन द कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। 254(2) कहता है कि अगर स्टेट को कोई लॉ मॉडिफाई करना है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर तो दे नीड प्रेसिडेंट्स एसेंट। ओके ओके. ठीक है यार, एक और चीज यार, इंडिया के अंदर राइट टू स्ट्राइक है क्या? नो सर। नहीं है ना? सर वो नो सर। राइट टू स्ट्राइक है सर, पर वो पब्लिक सेक्टर मतलब कुछ उनको नहीं है, बाकी सबको है। यार एक्चुअली मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, लक्ष्मीकांत में मतलब स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू स्ट्राइक नहीं है इंडिया में। हाँ, और वो इसको फंडामेंटल राइट नहीं है एक्चुअली. दैट्स नॉट और जजमेंट फंडामेंटल में राइट. भी जी, और अच्छा जजमेंट में भी हाँ, काफी बोला है कि शाहीन बाग केस जब हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो फंडामेंटल राइट है, आप जो बोल रहे हो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है प्रोटेस्ट करने का, तो प्रोटेस्ट कीजिए, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप। राइट टू प्रोटेस्ट जरूर दिया जा सकता है आपको, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं दे सकते। और पब्लिक ऑर्डर जो सर बता रहे थे वो उसके हिसाब से ऐसा है कि आप रोड को इंडेफिनिटली टाइम के लिए रोक कर नहीं बैठ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट रिपीट भी करती है अपने जजमेंट्स में अपने सारे के सारे वो जितने भी प्रोविजंस बोलती है।
ठीक है, मैं एक Correct. ट्रू और फॉल्स पूछता हूँ. Peaceful protest. In India, right to strike is a statutory right. True or false? ट्रू. लीगल राइट है. हाँ, तो वही मतलब लीगल राइट है, सेम होगा. स्टैट्यूट राइट है, वेरएज फंडामेंटल राइट नहीं है. तो कौन सा एक्ट के अंदर है ये? पीस एक्ट के अंदर है. नहीं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ना. करेक्ट. हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लो ये चीज. ये थोड़ा अच्छा है. ठीक है. पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर क्या है? एमएसएमई से प्रोक्योर करने का कंपलसरी कर दिया है. परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक जब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, स्टेट सेंटर, सबको कंपलसरी है कि एमएसएमई से इतना परसेंटेज होना ही चाहिए. प्लीज जस्ट फैक्ट बोल दीजिए. नंबर नहीं आ रहा, पर इसमें ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है कि कुछ परसेंट है ना वो वुमेन का और कुछ परसेंट SC/ST का भी है, कि इतना परसेंट आपको उनसे ही लेना पड़ेगा. इसमें एक हाँ, पोर्टल भी, सही है. GEM पोर्टल, उस GEM पोर्टल से जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होनी है ना, जैसे हम है नाफेड, आपको हमको पब्लिक प्रोक्योरमेंट करनी है पंखों की, तो गवर्नमेंट कंपनी जो बना रही है, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ये भी है कि उस पोर्टल से लेना है, GEM पोर्टल. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. ये मार्केट प्लेस ना. हाँ, ई मार्केट प्लेस, GEM पोर्टल. इसमें कुछ है कि मिनिमम 50% लोकल कंटेंट होना चाहिए. तो ये कंपलसरी है या फिर बस ऐसे ही बताया गया है? इसमें ये भी है ना कि आपको पहला परचेज मतलब प्रेफरेंस लोकल सप्लायर्स को देना पड़ेगा. तो लोकल सप्लायर्स आप किसको मानेंगे? क्या क्राइटेरिया है? आप बता दीजिए मैम. इसमें ऐसा लिखा नहीं है, बट इसमें लिखा है कि मिनिमम 50% होना चाहिए लोकल कंटेंट. तो ट्राई टू इंश्योर दैट प्रोक्योर्ड गुड्स और सर्विसेज हैव मिनिमम 50% लोकल कंटेंट. तो अब कोई ये बता दो कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब कंपलसरी है 50% या सिर्फ ट्राई करना है. ट्राई ये तो है, चेक मतलब करना था. कंपलसरी नहीं होगा, वरना कंप्लाई विथ लिख देता साफ साफ. ओके, ठीक है. ऐसे ग्लोबलाइज जमाने में ऐसा बहुत मुश्किल है. अगर आप ऐसे बोलोगे नहीं 50% वही हो, तो कभी कभी थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से मैं ऐसा कर देता हूँ. अब आप लोग का पता है, मतलब आप लोग के पास ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं ऐसा कभी कभी कॉमन सेंस से भी निकालता हूँ ना, तो कुछ कुछ श्योर शॉट एलिमिनेशन हो जाता है. ठीक है. तो ये MSME के लिए एक स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, जो भी थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबिलिटी और इसको ईज किया है. तो क्या ओनली 10% ऑफ MSME यूनिट्स टू बी इंस्पेक्टेड और चेक्ड? ट्रू और फॉल्स? चेक्ड बाय हुम, मतलब कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं समझा, थोड़ा सा और. इंस्पेक्टर्स होते थे ना, इंस्पेक्टर होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, काफ़ी परेशान करते हैं, पहले परेशान करते थे. तो अभी फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट, ये सही है स्टेटमेंट, उन्होंने वो किया है कि सिर्फ आप ये हर किसी को नोटिस भेज के करते थे. तो अभी लगे आपको अगर चेक भी करना है तो आप सिर्फ 10% MSME यूनिट्स को ही इंस्पेक्ट करो, सैंपल बेसिस पर. ओके. थोड़ी देर पहले ना एक वन नेशन वन प्रोडक्ट कुछ तो था. सिमिलरली एक है वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा? स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ना. नहीं. वन नेशन वन स्टैंडर्ड. ब्यूरो ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करता है, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. एक टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड करके कुछ होता है, किसके कंटेक्स्ट में है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में है? WTO. हाँ, ठीक है. WTO का फॉर्मेशन हुआ था कौन सी ट्रीटी से? 1994 में कोई ट्रीटी थी. मास्ट्रिस्ट ट्रीटी थी शायद, मास्ट्रिस्ट. यार एक ना मास्ट्रिस्ट ट्रीटी बहुत पहले हिस्ट्री में भी हुई थी, और एक होती है माराकेश ट्रीटी.
एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है? माराकेश ट्रीटी सॉरी है क्या? मराकेश ही थी। माराकेश है। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हो आप, कहीं मास्टर्स डाल दे रहे हो, वो कुछ और पुराना वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये हाँ वो माराकेश, कुछ और था, हाँ मास्टर्स कुछ और था। तो ईयू का था क्या? ऑप्शन ईयू का, माराकेश यूरोपियन यूनियन का। मास्ट्रिच वो जब वो वॉर थी 1815 के टाइम की बात है, भूल चुका हूँ अभी। मास्ट्रिच शायद यूरो का भी है, मुझे लग रहा है ऐसे कि यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन के टाइम हुआ था ना, जो वो बहुत सारे सीक्वेंस में शुभ्रा मैम का पढ़ाया हुआ है ऑप्शनल का, रीजनलिज्म में ईयू वाला बात कर रहे हो आप लोग शायद। हाँ। तो मैं ट्रीटी ये ऑफ यूरोपियन यूनियन बोलते हैं उसको, मास्ट्रिच ट्रीटी को। फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन है वो, 1992 का है वो। हम्म, तो तो फिर एक ईयू से बाहर निकलेंगे, कौन सा ट्रीटी था? लिस्बन था क्या? अगर किसी को ईयू से छोड़ना है, ऐसा कुछ था ना? पता नहीं यार, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा है ठीक सर, मतलब ब्रेक्सिट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है, बट ध्यान नहीं आ रहा है ऐसे अचानक से। अच्छा, कौन से राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस थे जिससे डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ था? बाली उरुग्वे। राउंड, हाँ उरुग्वे ही है। मैं ऐसे ऑप्शनल दे रहा था, उरुग्वे है। यार चलो, आई थिंक काफी टाइम हो गया है। लास्ट 10 मिनट्स, कुछ भी अगर जो बचा हुआ है इम्पोर्टेंट है, देख लो एक बार, जैसे इंडेक्स वगैरह। हाँ, एक ही इम्पोर्टेंट है ना कि हर जो भी एक्ट्स है, अलग अलग एक्ट्स के लिए अलग अलग वो वर्कर्स की लिमिट डिफाइंड है। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट डिफाइन करता है जो एप्लीकेबिलिटी 100 से ज़्यादा जब वर्कर्स होते 100 हैं। वर्कर्स। और जो फैक्ट्रीज एक्ट अभी हमने देखा था 10 और 20, वो पावर वाला जो आ जाता है। फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसमें भी 10 है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इसमें भी 20 है। तो अगर देखना है तो थोड़ा एक्सट्रीम वाला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, उसमें 100 है, बाकी सब जगह 10-20 है। यार एक और चीज आई थिंक अपन ने सबको डिस्कस कर लिया। एमएससी का डेफिनेशन बताया क्या किसी ने? हाँ सर, हाँ वो हाँ, चेंज हुआ था, पूछा था ना, चेंज भी हो गया है वो अभी। ठीक है, एक बार बोल दो ना प्लीज क्विकली कोई। उसका ना सर एक एक 10। ट्रिक है। हाँ प्लीज मैम, आप बोलिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई इशू नहीं। उसका उसका एक ट्रिक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, उसको दो चीज में डिवाइड किया गया है। एक तो उसका टर्नओवर में, और दूसरा उसका उसमें, पहले वन, दूसरा उसका इन्वेस्टमेंट में। तो माइक्रो के लिए क्या है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए क्या है 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और मीडियम के लिए 50 करोड़। अब जब टर्नओवर पता करना हो तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 10 50 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 50 250 ऐसे करिए। ठीक है, थैंक यू। ये ड्वार्फिज्म वाला क्या प्रॉब्लम है? एमएसएमई ड्वार्फिज्म। वो एमएसएमई बढ़ना नहीं चाहते ना, मतलब अगर बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडी है उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो वो लोग जानबूझ के अपने आप को मतलब ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी कॉन्ग्लोमरेट बनाने में झिझकते हैं, तो उसी को बोलते हैं एमएसएमई। ये इकोनॉमिक सर्वे ने मेरे ख्याल से टर्म यूज किया था। एक और चीज थी, इकोनॉमिक सर्वे के यूज किए हुए टर्म्स ना कभी कभी इकोनॉमी के पेपर में पूछ लेते हैं, तो अगर अपन इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। वो राइट। टर्म क्या थी ये आगे से पीसी ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ DWARF, मतलब वही छोटे रहना चाहते हैं वो। हाँ, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे कौन से 5 ईयर प्लान में काम किया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकंड के अंदर आया था। गरीबी हटाओ सेकंड किस में आया था? फर्स्ट में। फिफ्थ फोर्थ। है ना। गरीबी हटाओ इज फोर्थ, एंड फर्स्ट में कौन सा मॉडल यूज किया गया था? 1980 इसमें तो हरोड डोमर, राइट। हाँ राइट, ठीक है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कौन से प्लान में यूज किया गया था? ये 8th में है, तो 3 ही मॉडल हैं। एक वही था हैरोल्ड डॉमर, वो फर्स्ट में था। पीसी महालनोबिस सेकंड में है, और ये जो मिलर वाला है ये 8th में है। ये गरीबी हटाओ मैम एक बार चेक करिए, फिफ्थ ही है, एक बार देखिएगा। सर के हैंडआउट के अकॉर्डिंग तो ये फोर्थ दिखा रहा है।
अच्छा बट ठीक है, एक बार चेक कर मैंने पढ़ा लेंगे। था ना, एक बार नेट पे देखिएगा, मेरे को भी कंफ्यूजन है क्योंकि ठीक है, ओके। और किसी ने विकिपीडिया पे कुछ 5th पूछ दिखा ओके ओके। ड्यूरेशन है ना 1969 वो 74। हाँ ठीक है ना, वो इंदिरा गांधी मैम की जो सरकार थी उसमें दिक्कत आ गई थी, तो मैम ने इलेक्शन मैनिफेस्टो को थोड़ा चेंज करने के लिए गरीबी हटाओ वाला वो किया था। गरीबी हटाओ लेके आई थी वो। हाँ हाँ, तो फर्स्ट जो है वो 1951 से 56 तक चला है, सेकंड चलेगा 1957 से, मतलब ऐसे +5 करके देख लीजिए जहां तक आ रहा है, 4 या 5 का आंसर आ जाएगा। ये बीच में हॉलीडे भी था। हाँ, दो बार का वो ब्रेक लग गया था। अच्छा, जो स्टार्टअप्स होते हैं इनको कितना टैक्स हॉलीडे मिलता है? 3 years. आउट ऑफ 10 इयर्स इनको ये कोई भी 3 साल चूज कर सकते हैं। ये स्टार्टअप का डेफिनेशन चेंज हुआ था, ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं ना शायद। हाँ, 10 years and 100 crore। कॉमर्स सही है ना? मिनिस्ट्री, हाँ सर सही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो ये है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चेन्नई या कुछ भाई साउथ में चेन्नई है। के अंदर ये चेन्नई में। चेन्नई में। ये ना थोड़ा सा जो डिफरेंट रहता है उसको ध्यान दीजिएगा। चेन्नई में IRDAI का कहाँ पर है? इसका बेंगलुरु है क्या? मुंबई। ये हैदराबाद। भाई रवि भाई, आपकी ना आवाज कट रही है, एक बार इस एग्जिट होकर वापस आ जाओ। आप बोल सकते IRDAI का क्या बताया आपने? बेंगलुरु या मुंबई हैदराबाद में हो में। सकता है। हैदराबाद। क्या? देखो मोस्ट ऑफ द, जैसे कोल इंडिया का कहाँ पर है, शायद एक बार पूछ चुके हैं ये लोग, दिल्ली में है। ऐसा मेरे को याद आ रहा है, MCQ में पूछा गया है एक बार। और जो RBI का है वो कहाँ पर है? मुंबई। बॉम्बे। मुंबई में। हाँ। PFRDA का? हैदराबाद। आई थिंक ये जी भी भाई, हर मुंबई है जगह क्या? हैदराबाद नहीं है, दिल्ली में। ओके। ठीक है, और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं? Number of currently employed workers divided by all those people who are willing to work or eligible to work. ओके, नहीं इसमें पार्शियली करेक्ट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स प्लस those persons who are looking for job, we'll add both of them and divide by total persons. मन के लिए कितना है? मतलब रेट हाँ, परसेंटेज है ना, कुछ 20% है शायद, 20 या 25। 26 था शायद से। कंफर्म प्लीज करो, बता दो कोई। कोई बता दो। टू 2018-19 में तो आई चेक 26 ही दिखा रहा है, बट वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल्स। ठीक है, कोई कंफर्म करके बता देना। In 2009, it is 20%. इसमें बहुत बस स्टैटिस्टिक्स भी है। हाँ प्लीज बोलिए। ये कौन कैलकुलेट करता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? NSSO। चेक कर लेना, कोई मुझसे भी श्योर नहीं है। हाँ मैम वही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक, इसमें एक बहुत मोस्ट पे। फैक्ट भी है। हाँ, इसमें एक बहुत मस्त फैक्ट भी है। उसमें ऐसा बोला गया था, अगर जितनी पीरियोडिक मतलब की है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन इंडिया में मेन की है, अगर वुमेन की भी उतनी हो जाए तो इंडिया की GDP 27% बढ़ सकती है। शायद IMF या हाँ IMF ने ही तो बोला था शायद। ओके,
इट कैन इवन बी कोटेड मेंस के आंसर में। हाँ, वो इसी के लिए बता रहा हूँ, वो स्टार्ट करते हैं ना आइस ब्रेकर जैसा, स्टार्ट अच्छा लगता है। ठीक है दृश्यम, आई थिंक आज के लिए इतना मोर देन इनफ है। हाँ किसी को हाँ, और? अच्छा किसी को और कुछ ऐड करना है ना तो आप लोग प्लीज ग्रुप में डाल दो। मतलब ऐसा नहीं कि मीटिंग खत्म हो गया तो वी आर लाइक सेल्फ स्टडी मोड में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत ग्रुप में डाल सकते हैं कुछ ना कुछ, जो भी पढ़ रहे हैं उसका फोटो खींच के डाल दो या फिर कॉपी पेस्ट करके डाल दो, है ना। कुछ कभी एकदम से स्ट्राइकिंग फैक्ट पता चल जाता है कि जो पता लगता है कि हाँ ये पता होना चाहिए, या ऐसा लगता है कि ये कम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे सबको हेल्प होगा। हाँ मतलब बेसिकली देखो यार, एक्चुअली ये सिंक्रोनाइज वे में स्टडी करने का फायदा ये है ना, हर कोई बंदा का इकोनॉमी पढ़ रहा है तो इट विल बी सिनर्जी हो जाएगा 4-5 लोगों में, 10 लोगों में, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। थैंक यू एवरीवन गाइस।